घास के पत्तों से ब्राइडल लहंगा बनाने वाली दर्जी बहू। तेज बारिश हो रही थी और बारिश के साथ फिर आंधी चलने लगती है। निशा एक छोटे से घर में रहती थी जहां उसका 5 साल का बेटा मोहित और कोमा में पड़ा पति केशव था। अपने पति का इलाज और घर का खर्च चलाने के लिए फिलहाल निशा दर्जी का काम कर रही थी। एक वही काम था जिससे उसे 4 पैसे मिल जाया करते थे। आंगन में फिर से ढेर सारे पत्तों को देखकर निशा कहती है, ओहो, मैं तो यहाँ की सफाई कर करके पागल हो चुकी हूँ। पता नहीं कविता ने ऐसी जगह पेड़ क्यों लगाया है। उनके घर में तो फल फ्रूट गिरते हैं, यहाँ पत्ते पत्ते गिरने लग जाते हैं। रोज सुबह शाम की सफाई करनी पड़ती है। माँ, मुझे भूख लग रही है, बारिश भी हो रही है। पकोड़े बना दो ना। बेसन तो है नहीं, आटे के ही बनाकर खिला देती हूँ। और ये पत्ते बारिश के कारण गीले हैं, सूखते ही जला दूंगी। मोहन बेटा, तू अंदर चल, भीग जाएगा, मैं आ रही हूँ। फिर निशा अपने बेटे के लिए आटे के पकोड़े बनाकर उसका दिल रख देती है और अपने पति के सर पर हाथ रखकर कहती है, अजी आपको कोमा में गए 3 महीने हो गए हैं, अब तो आंखें खोल लीजिए। डॉक्टर कहते हैं कोमा में गया हुआ आदमी भी हमारी सारी बातें सुनता है। मेरे लिए ना सही अपने बेटे के लिए ही आ जाइए, आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। माँ, आपने तो खाया नहीं, आप भी खा लो, आपने बहुत ही अच्छे पकोड़े बनाए हैं। तू खा लेगा तो मेरा पेट वैसे ही भर जाएगा बेटा। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है, पत्ते भी सूख जाते हैं तो निशा उन पत्तों को जला देती है। ऐसे ही अगले दिन भी आंधी की वजह से उसके आंगन में फिर से हरे पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। ओहो, आज फिर से ये पत्ते इकट्ठे हो गए। मैं तो इनकी सफाई कर करके हद से ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अब कितना कहूँ पड़ोसन को भी। एक तो ये पत्ते किसी काम में भी आने को राजी नहीं है। आज मैं इन्हें जलाऊंगी भी नहीं। इनको जलाते जलाते मेरी माचिस की 4 डिब्बियां खत्म हो जाती है। सिलाई का काम भी बाकी है, आज 2 जनों को ब्लाउज तैयार करके देना है। निशा आंगन में झाड़ू लगाकर पत्ते इकट्ठे कर देती है, फिर अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर ब्लाउज सिलने लगती है। तभी आस्था नाम की एक लड़की आती है। हेलो आंटी, मुझे माँ ने भेजा है, आपने उनके दोनों ब्लाउज तैयार कर दिए? हाँ बेटा, बस अभी तैयार करके रखे हैं। ठीक है, दरअसल मैं आपसे एक और बात कहने आई थी। मैं बहुत बड़े बड़े फैशन डिजाइनर और शोरूम में गई हूँ। जितना हो सकता था मैंने उतनी खोज भी की है, सभ्यसाची भी और यहाँ तक कि अंबानी के कपड़ों की भी, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। मुझे शादी का लहंगा इतना डिफरेंट चाहिए जो किसी ने आज तक न कभी पहना हो, न देखा हो, न उस लहंगे के बारे में किसी ने सुना हो। माँ ने बताया था आप काफ़ी अच्छी दर्जी हैं, बस इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। और मेरी शादी में सिर्फ 15 दिन है। अब आप मेरा ब्राइडल लहंगा तैयार कर दीजिए। आप जितना बोलेंगे मैं उतना पैसा दूंगी। तुम मेरे पास बहुत भरोसे से आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा को ज़रूर पूरा करूंगी और पैसे जायज़ ही मांगूंगी। या तो तुम्हारी इच्छा हो वो, वरना मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। नहीं आंटी, अगर मैंने आपसे कुछ बड़ी चीज़ की डिमांड की है तो आपको उसकी कीमत तो ज़रूर मिलेगी। फिलहाल मैं चलती हूँ, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि किस चीज़ का मुझे लहंगा चाहिए। अब वो चीज़ भी आप डिसाइड कर लेना। इतना कहकर आस्था ब्लाउज लेकर चली जाती है। वहीं निशा उसकी बात में काफी ज्यादा डूब जाती है। कभी बर्तन साफ करते हुए उस बारे में सोचती है तो कभी खाना पकाते हुए। 3 दिन बाद अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं ऐसी किस चीज का उसके लिए लहंगा बनाऊं जो उसे काफी अच्छा लगे। ऐसी क्या चीज है जो लोगों ने ना देखा है ना सुना है। माँ, 3 दिन से आप यही बात बोल बोल कर सोचे जा रही हो। सोने का समय हो गया है, आज मुझे आप कोई कहानी सुनाओ ना। चलो। अरे हाँ माँ, आज के ज़माने में आप सिलाई करती हो तो लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। पहले तो ये होता नहीं था, तो लोग क्या पहनते थे? मेरी गोद में सिर रख, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। पहले सभी लोग जंगल में रहते थे, जो कि पूरी तरीके से इंसान भी नहीं थे। तुम उन्हें हमारे पूर्वज कह सकते हो। पहले ये सब सिलाई धागे की मशीन नहीं थी, तो वो लोग पेड़ पत्तों और जानवरों को ही खाया करते थे और पेड़ के पत्तों और जानवर की खाल से ही अपने शरीर को ढक लिया करते थे। उसी के कपड़े पहनते थे। अच्छा माँ, ऐसा होता था? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बेटा, अरे आइडिया, पहले के जमाने में भी तो लोग पत्ते के कपड़े पहनते थे। क्यों ना मैं आस्था बिटिया के लिए कुछ पत्तों से रिलेटेड ही ब्राइडल लहंगा बनाऊं। हाँ, ये ठीक है। वैसे भी मेरे आंगन में तो ढेर सारे पत्ते रहते हैं। तभी दोनों सो जाते हैं। अगले दिन निशा उठकर उन पत्तों को इकट्ठा कर लेती है। फिर इकट्ठे किए हुए पत्तों से वो आस्था के लिए एक सुंदर सा लहंगा बना देती है।
अच्छा तो लग रहा है, पर दुल्हन का जोड़ा हो और लाल रंग के पत्ते ना आजमाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी निशा घर से थोड़ी दूर लाल रंग के पत्तों वाले पेड़ से पत्ते लाती है और उससे भी लहंगा चुन्नी ब्लाउज तैयार कर लेती है। अगले दिन आस्था आती है तो अपने सुंदर से लहंगे को देखकर कहती है, अरे आपने तो सच में मेरी बात को साबित कर दिया। ऐसा लहंगा कभी किसी ने ना देखा होगा और ना पहना होगा। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आंटी। शुक्रिया। मैं इतना अच्छा लहंगा भी बना सकती हूँ, मुझे पता नहीं था। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अरे नहीं नहीं, ये सब तो आपकी मेहनत है। परसों मेरी शादी है, आप आ जाना। और ये रही आपकी पेमेंट, पूरे 70,000 रुपए हैं। हे भगवान, इतने ज्यादा? बेटा तुमने ज्यादा दे दिया है, मेरी तो इतनी लागत भी नहीं लगी। पर मेहनत और कलाकारी तो है। और अंकल जी की तबीयत भी खराब है, इससे आप उनका इलाज करवाना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया बेटा, इन पैसों से मैं उन्हें फिर से अस्पताल में एडमिट करा देती हूँ। इतना कहकर निशा अपने पति को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसके पति का इलाज अच्छे से करते हैं। और 2 दिन बाद वो आस्था की शादी में अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, जहां आस्था का ब्राइडल पत्तों वाला लहंगा काफी लोगों को पसंद आता है। वहां अतुल नाम का एक डिजाइनर भी आया हुआ था, जो कहता है, वंडरफुल, इट्स अमेजिंग। आज तक मैंने ऐसा ब्राइडल लहंगा कभी नहीं देखा और इसका जुड़ाव भी प्रकृति से है। आस्था, मुझे बताओ ये किसने बनाया है? उसे मैं अपने स्टूडियो में ले जाऊंगा ताकि मैं उससे और लहंगे बनवाऊं, उसकी पोस्ट को बढ़ाऊं, कला को आगे भेजूं। आपने मेरे ड्रेस की इतनी तारीफ की, इसके लिए शुक्रिया। ये निशा आंटी ने बनाया है, वो देखो आपके पीछे है, आ गई वो। नमस्ते। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आपने इन अलग अलग पत्तों से एक सुंदर सा दुल्हन का जोड़ा बनाया है। मैं मार्केट में ऐसे और दुल्हन के जोड़े लाना चाहता हूँ, क्या आप बनाएंगे? मैं आपको अपने फैशन डिजाइनर में पोस्ट देना चाहता हूँ। आपकी फीस पूरे 1 लाख रुपए होगी। मैं तो इस टैलेंट को विदेशों में ढूंढने जा रहा था, पर आपसे मुलाकात हो गई। देखिए मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। देखिए मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मैं कैसे आपके फैशन डिजाइनर के पोस्ट में काम आऊंगी? फिर भी अगर आप मुझे इतना काबिल समझते हैं तो मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत बड़े फैशन डिजाइनर है। सच? ठीक है, तो मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सब लोग आस्था के ब्राइडल लहंगे की तारीफ करते हैं और उसका अमेजिंग फोटोशूट भी होता है। साथ ही निशा की दर्जी की काबिलियत आज उसे ऊंचे मकाम पर पहुंचा देती है। अब वो अतुल के साथ उसके फैशन स्टूडियो में काम करती है और बड़े बड़े लोगों के लिए पत्तों के ब्राइडल लहंगे तैयार करती है। इससे उससे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं और अब वो अपने गरीबी से निकलकर अमीर लाइफस्टाइल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू न कहना भूल, फूल तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। आंगन में बैठी हुई आरती अपने खिले हुए फूलों को देखकर खुशी से गा रही होती है। तभी उसकी माँ ललिता आती है। आरती, ये ले, मैं तेरे लिए नया सूट खरीद कर लाई हूँ। मगर माँ इसकी क्या जरूरत थी? अरे ज़रूरत कैसे नहीं थी, तेरे सारे पुराने सूट फट गए हैं। मैं जानती हूँ तो मेरी मजबूरियाँ देखकर मुझे कभी कुछ खरीदने को नहीं कहती। बस इज्जत के साथ तेरी इस घर आंगन से विदाई हो जाए मेरी बच्ची, और तुझे हर खुशी मिले। मगर माँ, इससे अच्छा तो आप थान का कपड़ा खरीद कर ला देती, मैं खुद ही अपने लिए सूट सिल लेती। इससे सिलाई के पैसे तो बचते। भूल गई, मुझे सिलाई आती है। तभी अचानक आरती की नज़र अपनी माँ की फटी हुई साड़ी पर पड़ती है। माँ की सारी साड़ी कितनी फट गई है। कोई बात नहीं माँ, अब देखना तुम्हारी ये दर्जी बेटी अपने हाथों से तुम्हारे लिए फूलों वाली सुंदर सी साड़ी बनाएगी। अपनी माँ के सो जाने के बाद आरती आंगन में खिले हुए फूलों से अपनी माँ के लिए एक बहुत अच्छी साड़ी बनाकर अगली सुबह उसे देती है। ये लो माँ, मेरी प्यारी माँ, और जल्दी से ये फूलों वाली साड़ी पहन लो। कितनी सुंदर साड़ी है ये, तूने कब खरीदी आरती? खरीदी नहीं माँ, मैंने अपने हाथों से बनाई है। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान इंसान में कमी देता है तो गुण भी देता है।
आरती दिखने में भले ही सांवले रंग की थी, मगर उसके हाथों में सिलाई कढ़ाई करने का गजब का हुनर था। साथ ही उसे फूलों से बहुत प्यार था। आरती की यही सादगी अनुज को भा गई। जहां आरती एक गरीब माँ की बेटी थी, वहीं अनुज एक अमीर घर का बेटा था। जहां शारदा देवी अपने 4 बेटों संजय, अनुराग, कबीर, अनुज और 3 बहू पायल, कीर्ति और आलिया के साथ रहती थी, जो कि पैसे वाले घर से थी। पायल, कीर्ति, आलिया बहू, अनुज को कोई लड़की पसंद आई। सासू माँ हजारों तस्वीर दिखा चुके हैं देवर जी को, मगर उन्हें है कि कोई भाती ही नहीं। सासू माँ मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देवर जी की दुल्हनिया धरती पर है ही नहीं। क्या बात है अनुज, तुम्हारी तीनों भाभियां तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढ रही हैं, फिर तुम्हें इनमें से कोई पसंद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि माँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। आरती नाम है उसका। आरती की तस्वीर देखते ही शारदा शादी के लिए मना कर देती है, जिसके बाद अनुज आरती के साथ शादी करके उसे घर ले आता है। अपनी काली देवरानी को देखकर शारदा की तीनों गोरी घमंडी बहुएं उसे खूब भड़काती हैं। पता नहीं हमारी इस काली देवरानी ने कौन सा जादू चलाया जो हमारे प्यारे देवर जी बद्रीनाथ बन गए और इस ब्लैक की बॉडम की देवरानी बनाकर यहाँ ले आई। अनुज, तूने इससे शादी तो कर ली, मगर मैं जिंदगी भर इसे अपनी बहू नहीं मानूंगी, याद रखना। छोटे, एक बार तो माँ के बारे में, इस घर की इज्जत के बारे में सोच लेता। इस काली पीली लड़की को वाइफ बनाकर ले आया। वही तो अनुराग भाई, देख जरा अनुज अपनी भाभियों को, कितनी सुंदर है, और तेरी बीवी उतनी ही काली और भद्दी। आरती का पूरा ससुराल उसके काले रंग के लिए उसे बहुत सुनाता है, जिससे आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम इनकी बातों को दिल से मत लगाना। समय बीतता है। आरती अपनी सास और जेठानियों का दिल जीतने की हर कोशिश करती है। एक दिन जब वो घर के बाहर की सफाई कर रही होती है, तभी फूल वाला आता है। फूल ले लो, फूल, रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हुए बाहर वाले खूबसूरत फूल, फूल ले लो फूल। जरा ठहरिए भैया, ये गुलाब के फूल, ये गेंदे के और ये लिली के, ये फूल भी दे दीजिए। उन फूलों को खरीदकर आरती अपने गार्डन में क्यारी बनाकर लगा देती है। जब भी कभी फूल वाला आता तो आरती एक नया पौधा खरीदती, जिसे देखकर उसकी घमंडी जेठानी अपनी सास को खूब भड़काती हैं। देख लीजिए सासू माँ, अभी हमारी इस काली देवरानी को इस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और ये फूलों पर जमकर पैसे लुटा रही है। ऐसे तो ये हमारे घर को कंगाल कर देगी। तुम तीनों ठीक कह रही हो, अब मुझे इसकी लगाम कसनी होगी। अरे ओ मेरी काली बहू, ये पैसे फ्री फंड के नहीं आते। और नहीं तो क्या, हमारे पति इतनी मेहनत से खून पसीना बहाकर पैसे कमाते हैं और तुम वो पैसे मजे से इन फूलों पर लुटा रही हो, जो आज खिले हैं कल मुरझा जाएंगे। जेठानी जी, मगर ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप सभी को मेरे फूल लगाने से कोई परेशानी है तो माँ जी, जेठानी जी, आगे से मैं फिर कभी फूल नहीं खरीदूंगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और शारदा के बेटों को अपने बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा झेलना पड़ता है, जिस कारण बिजनेस सील हो जाता है। अब पैसे की तंगी के चलते उन्हें बहुत लिमिट से चलना पड़ता है, जिस कारण काली देवरानी की तीनों घमंडी जेठानियां अपनी सास और पति को सुनाना शुरू कर देती हैं। क्या बुरी दिन आ गई है हमारी कि अब हमें दाल रोटी खानी पड़ रही है। सारी गलती हमारे पतियों की ही है, इनसे एक बिजनेस भी ठीक से नहीं चला। सस्ते अंबानी। आलिया बहू, कीर्ति बहू, ये तुम दोनों किस तरीके से बातें कर रही हो अपने पतियों से? पति नहीं माँ जी, नासपति। अब बिजनेस तो डूब ही गया, घर में बैठकर खुइयां छीलेंगे। जेठानी जी, ऐसे अगर एक दूसरे पर कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और जेठ जी ने ये सब कुछ जानबूझकर थोड़ी किया है। अपनी काली बहू में परिवार को साथ लेकर चलने वाली बात को देखकर शारदा के मन में आरती के लिए खटास मिट जाती है। फिर एक दिन आरती अपनी तीनों जेठानियों को परेशान होकर बात करते सुनती है। पायल, कीर्ति, मैं तो पार्टी में नहीं जाऊंगी, मेरे पास एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है। हाँ, इसीलिए तो हम भी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, वहाँ जाकर अपनी इंसल्ट थोड़ी करानी है। काश कि हमारे पास पैसे होते तो ड्रेस खरीद कर पार्टी में जा पाते। जेठानियों को पार्टी में जाने का मन देखकर आरती को उनके लिए बहुत बुरा लगता है और वो उन तीनों के लिए फूलों से बहुत ही फैशनेबल ड्रेसेस बनाकर उन्हें देती है। जेठानी जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अब इसका अलग ही टंटा है, जब देखो अपना काला पीला मुंह लेकर चली आती है। आओ, तुम्हारी ही कमी थी। मैंने आप तीनों के लिए ड्रेस बनाया है, शायद आपको पसंद आ जाए। ये देखिए। अपनी देवरानी का बनाया हुआ फूलों वाला ड्रेस देखकर तीनों जेठानियां बहुत ही खुश होती हैं।
अमेजिंग, ये फूलों वाला ड्रेस कितना फैशनेबल है। हाँ सच में आलिया, ये तो बहुत खूबसूरत है। वाओ टेमरिंडा, यू आर वेरी टैलेंटेड। आरती की तीनों जेठानियां उसका बनाया हुआ फूलों का फैशनेबल ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती हैं, जहां उनकी बहुत तारीफ होती है और तब कहीं जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। जेठानी जी, आप तीनों आ गई, कैसी रही पार्टी? पार्टी बहुत अच्छी थी आरती, हम तीनों को माफ कर दो आरती। घमंड में आकर हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मगर तुम बहुत अच्छी हो, बिल्कुल इन फूलों की तरह सॉफ्ट हार्ट। आखिरकार आरती अपने प्यार भरी बर्ताव से अपनी घमंडी जेठानी के दिल में जगह बना ही लेती हैं। इसी बीच उन्हें एक ब्राइडल इवेंट्स के बारे में पता चलता है। कीर्ति, पायल, ये देखो, हमारी सिटी में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें सबसे अलग कलेक्शन का ब्राइडल लहंगा पहनना है और जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज जीतेगा उसे 25 लाख का कैश मिलेगा। जेठानी जी, मैं ऐसा लहंगा बना सकती हूँ, आप तीनों बस इवेंट के लिए खुद को तैयार कीजिए। इसके बाद आरती अपनी तीनों जेठानियों के लिए फूलों वाला बहुत ही खूबसूरत अलग अलग डिजाइन का ब्राइडल लहंगा बनाती है जो दिखने में बिल्कुल हटकर था। आरती लहंगे के साथ फूलों से ही एकदम ऑथेंटिक ज्वेलरी भी बनाती है जिसे उसकी तीनों जेठानियां पहनकर इवेंट में पहुंचती हैं, जहां आए हुए लाखों लोगों की नजर उन तीनों के फूलों वाले लहंगे पर ही होती है और आखिरकार वो तीनों इवेंट जीत जाती हैं और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड विनर का खिताब अपने नाम करती हैं और मिली हुई रकम के साथ घर लौट कर आती हैं। उस वक्त उन तीनों की आंखों में नमी थी। देखो मेरी प्यारी देवरानी, तुम्हारे कारण आज हम इवेंट जीत गई। थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच। जेठानी जी, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था और अपनी बहन जैसी जेठानियों के लिए उनकी देवरानी इतना तो कर ही सकती है। आखिर में उन पैसों से उनके पति एक बार फिर अपना नया स्टार्टअप शुरू करते हैं और वहीं आरती की तीनों जेठानी उससे इंस्पायर्ड होकर फूलों वाले लहंगे कपड़े की एक बुटीक से शुरुआत करती हैं, जो कि लड़कियों की पहली पसंद बनकर बढ़ती ही जाती है।